अभी हम देखते हैं कि मेंटेनेंस के लिए मुख्तलिफ अप्रोचेस क्या इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा कि हमने लेक्चर के शुरू में कहा था कि जब आप फैसला कर लेते हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स का मेंटेनेंस मैनेजमेंट में, फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप अप्रोच कौन सी यूज़ करेंगे। तो ये तीन जो आपके सामने मेंटेनेंस अप्रोचेस लिखी हुई हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन अप्रोचेस दैट आर यूज्ड इन मेंटेनेंस। सबसे पहली है रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि द आइडिया इज़ के यू हैव आइडियल या डिज़ाइन रिलायबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट। जो डिज़ाइन स्टेज पे आपने डिसाइड की थी, उसको आप रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ हैं या टास्क हैं, वो लीस्ट एक्सपेंडिचर के साथ हों। सो द आइडिया इज़ कि आप प्रायोरिटाइजेशन करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये सारे के सारे कामों को। और ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करें मेंटेनेंस के ऊपर, वरना अगर आपने एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ही करना है, फिर तो हर मेंटेनेंस एक्टिविटी ठीक हो जाएगी लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो आरसीएम का बेसिक फिलॉसफी ये है कि आप एक्सेलेंट मेंटेनेंस भी अचीव करें, लेकिन लीस्ट रिसोर्सेज पे थ्रू प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टास्क्स। दूसरा है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये एक जापानीज फिलॉसफी है और इसमें आप लोग थ्रू आउट द इक्विपमेंट लाइफ साइकिल, जो कंसर्न लोग होते हैं जो उस मशीन पे पर्टिकुलर मशीन पे काम कर रहे होते हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं। और वो ऑटोनमस ग्रुप्स होते हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी भी होती है। उनको आप मैनेज करते हैं ताकि वो मुख्तलिफ डिसीजंस करें अपनी मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से रिलेटेड। जो लोग क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ते हैं, उन्होंने क्वालिटी सर्कल्स के बारे में सुना होगा। जो लोग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के मेंटेनेंस स्ट्रक्चर्स या सिस्टम्स देखते हैं, उन्होंने टोयोटा प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में सुना होगा। तो ये उस तरह की चीज़ है जो कि जापानीज कल्चर पे कैपिटलाइज करती है, जिसके अंदर छोटी छोटी टीम्स बनाई जाती हैं जो कि अपनी एक्टिविटीज़ को ऑटोनमसली करती हैं, और जो मैनेजमेंट होती है वो उन टीम्स को एम्पावर करती है और उनको फैसिलिटेट करती है। और तीसरी अप्रोच है रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस। तो रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस का आइडिया ये है कि ऑब्वियसली हर मेंटेनेंस एक्टिविटी को करने या ना करने में भी रिस्क होता है। और जब आप उसको कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सेफ्टी रिलेटेड रिस्क होते हैं। तो आप उस सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा रिस्क प्रोन एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर आप उनको पहले करते हैं और बाकियों को बाद में करते हैं। तो हम इन तीनों को एक एक करके देखते हैं कि वो डू दे मीन। सबसे पहले रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेंटेनेंस। ये जो आपके सामने तस्वीर बनी हुई है, ये इट्स अ पिरामिड ऑफ मेंटेनेंस मैच्योरिटी के ऑन द बॉटम आपको नज़र आ रहा होगा रिएक्टिव मेंटेनेंस, जिसका मतलब होता है यू रन द इक्विपमेंट टू फेलियर। चलती रहती है जब तक ख़राब नहीं होती। जिस तरह आप हाउस होल्ड इक्विपमेंट में करते हैं, अपने घर में एसी टीवी वगैरह वो चलते रहते हैं, एक दिन आता है ख़राब हो जाते हैं। फिर उससे ऊपर का लेवल आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, जिसमें आप टाइम बेस्ड या यूजेज बेस्ड फैसला करते हैं। मैं इसको 1 साल बाद ये वाला पार्ट चेंज करूंगा, 6 महीने बाद ये वाला पार्ट चेंज करूंगा, या 5,000 किलोमीटर चल जाएगी तो ऑयल चेंज करूंगा, 4,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी तो फिल्टर चेंज करूंगा, वगैरह वगैरह। फिर कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस होती है, जिसमें आप सेंसर्स का डेटा यूज़ करते हैं और उसकी बेसिस पे फैसला करते हैं कि कंडीशन कैसी है और मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो मेंटेनेंस करते हैं। जैसे आपके स्पीडोमीटर्स होते हैं, जैसे आपके ऑयल के गेजेस होते हैं जो आपको ऑयल का टेम्परेचर बताते हैं, वगैरह वगैरह, तो वो सीबीएम होती है। फिर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होती है। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो है वो अ, आपके मुख्तलिफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ को इस सेंस में प्रायोरिटाइज करती है कि वो फेलियर्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है ऑन द बेसिस ऑफ आजकल एआई भी यूज़ हो रही है, वरना और डायग्नोस्टिक्स होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा फेलियर करीब है, और उसी हिसाब से मेंटेनेंस करते हैं। और टॉप पे आपको आरसीएम नज़र आ रहा है। आरसीएम बेसिकली इज़ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा मैंने कहा, इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि आपने लीस्ट कॉस्ट के साथ उसकी इनहेरेंट डिज़ाइन रिलायबिलिटी को अचीव करना है। तो इस पिरामिड में जो नीचे चीज़ें हैं वो लीस्ट स्ट्रेटेजिक हैं, लीस्ट ऑप्टिमाइज हैं, लीस्ट प्रोएक्टिव हैं।
और जो हाईएस्ट है वो जिस तरह आरसीएम है, ये इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक, यानी ये फ्यूचर को देख रही होती है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देख रही होती है, उसके खर्चों को। ये प्रोएक्टिव है और ये ऑप्टिमाइज्ड है। तो आरसीएम के कुछ फीचर्स हैं, बड़े बड़े फीचर्स जिनको हम क्विकली देखते हैं। पहला ये है कि द फोकस इज ऑन प्रिजर्विंग द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम एज अपोज टू प्रिजर्विंग द इक्विपमेंट ऑपरेशन। यानी ये देखें कि ये सब एक्टिविटी हो क्यों रही है, हमें क्या चीज़ चाहिए, बजाय इसके कि हम ये देखें कि इक्विपमेंट चल रही है कि नहीं चल रही। और आप बेसिकली क्या करते हैं कि फेलियर मोड्स, उन फेलियर मोड को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आपके सिस्टम फंक्शन को डैमेज कर सकते हैं। और जो फेलियर्स होते हैं, फंक्शनल फेलियर्स भी, वो भी सारे बराबर नहीं होते, तो फिर आप देखते हैं कि कौन सा फंक्शनल फेलियर जो है वो कितना ज़्यादा नुकसान करेगा, तो फिर उनको भी प्रायोरिटाइज करते हैं। और फाइनली फिर आप उन मेंटेनेंस टास्क्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि आइडिया ये होता है कि वो आपके सिस्टम को एज अ फंक्शनल सिस्टम, और फेलियर मोड्स को, जो सबसे ख़तरनाक फेलियर मोड्स हैं फंक्शन सिस्टम के लिए, उन उस हिसाब से जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ प्रायोरिटाइज होती हैं उनको आप सबसे पहले अंडरटेक करते हैं। दूसरी चीज़ थी टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। जैसे मैंने आपको बताया, एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है जो कि जिसका फोकस जो है इक्विपमेंट होती है। तो बेसिकली आइडिया ये होता है कि आप कुछ मेजर लॉसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं। अब ये मैं अगली स्लाइड पे आपको बताता हूँ ये लॉसेस होते क्या हैं और कॉन्सेप्ट क्या है इसका। और ये लॉसेस जो होते हैं, आप इन इन सब के सब को मेजर करते हैं और फिर देखते हैं कि इनका इम्पैक्ट ओवरऑल इक्विपमेंट पे क्या है। और जो आपकी क्वांटिफिकेशन है उसको हम कहते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, या ओ ओ ई। ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है जो आप फाइंड आउट करते हैं, जो कि प्रोडक्ट होता है अवेलेबिलिटी का, परफॉर्मेंस का और क्वालिटी का। यानी ओ ओ ई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। तो अभी हम देखते हैं कि ये इनके पीछे मैथमेटिक्स क्या होती है। तो ये आपको, आपके सामने जो डायग्राम है ये आपको बता रही है कि ओ ओ ई जो है ये अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। अवेलेबिलिटी जो है, अवेलेबिलिटी फैक्टर, ये कैलकुलेट होती है लोडिंग टाइम माइनस डाउन टाइम डिवाइड बाय लोडिंग टाइम इंटू 100। लोडिंग टाइम का मतलब वो टाइम जब मशीन आपकी लोडिंग के लिए तैयार है, वो काम करने के लिए आपकी मशीन तैयार है। और डाउन टाइम का मतलब जब वो तैयार नहीं है। और डाउन टाइम, ऑब्वियसली डाउन टाइम का मतलब होता है किसी भी वजह से डाउन टाइम, इंक्लूडिंग सेटअप और एडजस्टमेंट के जो कुछ मशीनें होती हैं जो शुरू में ही 1 घंटा ले लेती हैं गर्म होते हुए, उन पे टूल लगाते हुए, उनके ऑयल लेवल चेक करते हुए, उनके अलाइनमेंट्स वगैरह करते हुए, तो ऑब्वियसली उनकी फिर अवेलेबिलिटी कम होगी और ऑपरेटिंग टाइम कम होगा। इसी तरह जो परफॉर्मेंस फैक्टर है वो कैलकुलेट होता है प्रोसेस्ड अमाउंट से, यानी कितना माल बनाया आपने, आम जुबान में कह लें तो, मल्टीप्लाइड बाय आइडियल साइकिल टाइम, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में, ये पर्टिकुलर माल बनाने में कितनी देर लगनी चाहिए, डिवाइड बाय नेट ऑपरेटिंग टाइम, आपने टाइम कितना लगाया ये वाला माल बनाने में। तो इससे जो आपके पास फैक्टर आता है वो, उसको हम पी कहते हैं। और इसके पीछे ऑब्वियसली जब आपका जब आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे, इसका मतलब है ये आपकी मशीन कम स्पीड पे चल रही थी या आइडलिंग हो रही थी, माइनर स्टॉप्स हो रहे थे। इसी तरह आप आइडियल साइकिल टाइम से आप, हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि हम बेंचमार्क कर सकें कि हमें कहाँ पे जाना है। और ये जो है नेट ऑपरेटिंग टाइम के लॉसेस होते हैं। और फाइनली क्वालिटी फैक्टर, जिसमें अगेन प्रोसेस्ड अमाउंट, यानी आपने बनाया क्या, माइनस रिजेक्ट्स, यानी वो जो चीज़ें आपने बनाई उनमें से कितनी क्वालिटी पे पूरी नहीं उतरी और उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इन 3 चीज़ों, और इसके पीछे ऑब्वियसली डिफेक्ट्स होते हैं और रिड्यूस्ड यील्ड्स भी होती हैं, यानी चीज़ ठीक तो होती है लेकिन वो ज़्यादा खर्चा या ज़्यादा टाइम में बनी होती है। तो ये क्वालिटी के इश्यूज होते हैं। तो इन 3 चीज़ों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस आती है। और तीसरी चीज़ थी रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस। तो आइडिया ये है कि मेंटेनेंस शुड नॉट ओनली इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस बट ऑल्सो मिनिमाइज द हैजर्ड्स एंड द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। और ये जो आरबीएम है, रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस, ये इंटीग्रेट करती है
रिस्क को आपकी मेंटेनेंस प्लानिंग में कैसे, थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ मेंटेनेंस रिस्क्स। अब आप करते क्या है कि सबसे पहले आप रिस्क डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं who pose themselves as risks in maintenance। ये आपको मशीन की ऑपरेशन से जो डेटा मिलता है वहाँ से आप देखते हैं। जब आपके पास एक लिस्ट आ जाती है पोटेंशियल रिस्क की, फिर आप उनको एवेल्युएट करते हैं। एवेल्युएट का मतलब कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर देखते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर देखते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने फीसद चांस है कि ये रिस्क अकर होगा, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि अगर अकर हो गया तो नुकसान कितना होगा। तो फिर आप रैंक करते हैं रिस्क्स को बाय मल्टीप्लाइंग कॉन्सिक्वेंस टू प्रोबेबिलिटी। अब ये एक क्वालिटेटिव तरीका है, यानी इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो इस पार्ट को अगर आप क्वांटिटेटिव तरीके से करना चाहें तो फिर क्या होता है कि आप मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके डेटा ने बताया डिटर्मिनेशन में कि आपके रिस्क का बिहेवियर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो फिर आप प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से देखते हैं कि कितने परसेंट प्रोबेबल है इस रिस्क का अकर होना। तो वो आपको मुख्तलिफ आप रिस्क इंजन्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप मोंटे कार्लो एनालिसिस कर सकते हैं, या कोई और एनालिसिस जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करता हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेटन हाइपर क्यूब यूज़ कर सकते हैं आप, और उसकी बेसिस पे फिर आप रिस्क को रैंक करते हैं। बेसिकली कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन असाइन करके, जो बेटा भी हो सकती है, जो नॉर्मल भी हो सकती है, जो ट्रायंगुलर भी हो सकती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के केस में। उस बेसिस पे आप इंस्पेक्शन प्लान बनाते हैं, यानी जो रिस्क सबसे ऊपर आ जाते हैं, सबसे क्रिटिकल होते हैं, उनको पहले इंस्पेक्ट करते हैं और फिर बताते हैं मैनेजमेंट को कि आपके मिटिगेशन प्लान क्या होगा, कैसे इस रिस्क को ख़त्म करना है। और फिर अगर इफ़ इट वर्क्स गुड इनफ, नहीं तो रीअसेसमेंट करते हैं और ये सारा साइकिल दोबारा अ, आप रन करते हैं। अब ये जो आपके सामने राइट साइड पे तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली आपको ये बता रही है कि एक एक्सिस पे आपके टाइम या एनवायरनमेंट या कंडीशंस या जियोग्राफिकल एरिया वगैरह है। जिस टाइम का मतलब कि मशीन कितना एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो रही है, एनवायरनमेंट का मतलब कि गर्मी और अ, नमी वगैरह वहाँ पे कितनी ज़्यादा हैं। इसी तरह हो सकता है कुछ जियोग्राफिकल एरियाज ऐसे हों जो मशीन के लिए टफ़ हों। इसी तरह और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे मशीन की आउटपुट या फेल होने का रिस्क बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ आपका फेलियर रेट है कि कितना प्रोबेबिलिटी है या कितने परसेंट मशीनें फेल होती हैं। तो आपको ये नज़र आ रहा होता है नेकेड आई को, बगैर एनालिसिस के, ये ऑब्जर्व फेलियर रेट है कि शुरू में मशीन नई आई, फेलियर रेट कम होता जाता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, और आखिर में पुरानी होती है मशीन तो फेलियर रेट बढ़ जाता है। लेकिन इसको आप डिटेल में एनालाइज करें तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है अर्ली फेलियर, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी। मशीनों काफ़ी चांस होता है कि शुरू में जब पहली दफ़ा, दूसरी, तीसरी दफ़ा चल रही हों तो फेल हो जाएं, क्योंकि अंदर पहली बार एक्सटेंसिव रोटेशन हो रही होती है, पहली बार लोडिंग हो रही होती है, पहली बार ऑयल वगैरह सर्कुलेट हो रहा होता है, तो कहीं फेलियर हो सकता है। तो वो जब मशीन थोड़ा चल पड़ती है तो वो उस फेलियर की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है और वो लाइफ के साथ साथ और कम होती जाती है, यानी अर्ली फेलियर नहीं आता। दूसरी तरफ वियर आउट फेलियर होता है। नई मशीन होती है, वो ज़ाहिर है वियर आउट नहीं हो रही होती, आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होती है तो वियर आउट होती है। तो इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा होता है ऑब्जर्व्ड फेलियर रेट में। और इसके साथ साथ, यानी ऑब्जर्व के साथ साथ, एक कांस्टेंट रैंडम फेलियर्स भी चल रहे होते हैं, यानी जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जिनका वेयर आउट से ताल्लुक़ नहीं होता, जिनका अर्ली कोलैप्स वगैरह होने से ताल्लुक़ नहीं होता, वो किसी वक्त भी हो सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल आपने मशीन को जिन शॉक्स पे माउंट किया हुआ है, या जिस ज़मीन पे खड़ा किया हुआ है, या जो उसके ऊपर से कोई क्रेन चल रही है वो उसके ऊपर गिर गई, यानी रैंडम फेलियर्स, किसी भी वजह से मशीन फेल हो जाए, आपकी एचआर सही परफॉर्म ना कर सके, इट कुड बी एनीथिंग। तो उसकी वजह से ये जो आपको ऑब्जर्व्ड फेलियर रेट नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। ये इस जगह पे चल रहा होता है क्योंकि इसमें कांस्टेंट रैंडम फेलियर्स ऐड हो जाते हैं। तो इस बेसिस पे आप बेसिकली रिस्क्स को असेस करते हैं और फैसला करते हैं कि किस एक्टिविटी को, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्टिविटी को आपने पहले करना है।
तो शुरू में हमने मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात की थी। पहले था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर था मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ जो अभी हमने कुछ डिस्कशन की, मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली इस आपके सामने जो तस्वीर है, इसको अगर आप देखें तो इसके लेफ्ट साइड पे ये एरो बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन होराइजन जो है, जो लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, उसमें बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। एक आपके पास एक लॉन्ग टर्म कैपिटल प्लान होता है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का एक प्लान होता है। उसमें हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फैसला करे कि हमने नई फैक्ट्री लगानी है, फैसला करे कि हम ऑल टुगेदर एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल प्लान हो सकता है। तो उसी में आप लोगों ने फैसला करना होता है कि आप नए एसेट्स कौन से खरीदेंगे, यानी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज में मशीनें कौन सी रिप्लेस करेंगे या नई मशीनें कौन सी लेके आएंगे। अब इस फैसले को क्या चीज़ फीड कर रही होती है? बेसिकली दो चीज़ें फीड कर रही होती हैं। एक आपकी एसेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो ऑलरेडी हेल्ड एसेट्स हैं, जो ऑलरेडी मशीनें हैं आपके पास, प्लांट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी बेसिस पे आप फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट आपको फीड कर रही होती है। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन आइडिया ये है कि आपके पास अ, कौन सी मशीन होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन सी की रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया है, कौन सी अभी थोड़ी ज़्यादा चलेगी, कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव है, कौन सी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, वगैरह वगैरह। अब ये जो आपका एसेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको आप ये समझ लें कि आपके जो डेली प्रोसेसेस चल रहे होते हैं या कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग हो रही होती है मुख्तलिफ सेंसर्स के थ्रू, वो डेटा इसके अंदर आ रहा होता है। तो बेसिकली आप अपने एसेट्स की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं और उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है कि कोई थ्रेशोल्ड्स क्रॉस हो रहे हैं, वहाँ पे अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस जनरेट होती हैं और वो आपके मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को जाती हैं। और उनकी बेसिस पे मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ करता है। अब ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये फीड कर रहा होता है एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट को भी। यानी ये इसके यहाँ पे आपको पता चल रहा होता है कि पर्टिकुलर मशीन जो है उस पे मेंटेनेंस सक्सेसफुल हो रही है, उस पे दूसरे पे नहीं हो रही है। तो ये फिर आपको लॉन्ग टर्म में बता रहा होता है कि इट्स टाइम टू चेंज अ पर्टिकुलर मशीन, या इसको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, इससे पैरेलल कोई और मशीन लगाने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम इस फ्रेमवर्क में काम कर रहा होता है। और एज अ मैनेजर आप लोगों ने देखना, ये जो होराइजन की बात हो रही है ना लेफ्ट साइड पे एरो में, आपने देखना होता है कि ओवरऑल आप सबका एक ही मकसद होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को सपोर्ट करें और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्लान में जो डिसीजन मेकिंग होनी है उसको सही तरह से डेटा प्रोवाइड करें। ये जो टेबल है अभी आपके सामने राइट साइड पे ऊपर, ये आपको इन तीनों का फ़र्क बता रहा है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का और एसेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो आप इसकी आप डिटेल देख लें, लेकिन द बेसिक आइडिया है इसके, एपीएम को बिजनेस लीडर्स यूज़ कर रहे होते हैं डिसीजन सपोर्ट के लिए, फैसले करने के लिए। और दे आर कंसर्न्ड विद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और फाइनेंशियल्स में उनका कंसर्न होता है कि ये पर्टिकुलर मशीन या पर्टिकुलर प्लांट या पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट हमें फ़ायदा दे रहा है कि नहीं फ़ायदा दे रहा। एपीएम इस चीज़ को फोकस कर रहा होता है। जो एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको ऑपरेशंस के लीडर, यानी वो लोग जो कि ऑपरेशंस को चला रहे होते हैं, वो यूज़ करते हैं। और उनका फोकस ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी जो आपके बिजनेस को आउटपुट चाहिए, उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट निकाल के दे रहा है, उसको इन्होंने मेंटेन करना है और ऑप्टिमली चलाना है। और ये इनकी नज़र में वैल्यू और स्टेबिलिटी हर वक्त रहती है, यानी कि ऐसा ना हो कि सिस्टम फेलियर हो जाए और आप आउटपुट ना दे सकें, मार्केटिंग या सेल्स वालों की जो डिमांड है वो ना मीट कर सकें, और वैल्यू जनरेट करते रहें आप। क्योंकि आपने पीछे फैसला किया था ना कि मैं मेंटेनेंस खुद करूँगा या आउटसोर्स करूँगा, तो वो डिसीजन जो आपने किया था वो वैल्यू जनरेट करता रहे, वो फेल ना हो। और तीसरा है एमएमएस, मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके यूज़र्स जो हैं, ये वो मेंटेनेंस मैनेजमेंट होती है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसकी हमने बात की, जो मेंटेनेंस कर रहा होता है। इनका फोकस मेंटेनेंस को मैनेज करना होता है, और ये बेसिकली इनकी नज़र में हर वक्त रहती है कॉस्ट, कि मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी है और मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ टाइम पे हो रही हैं कि नहीं, प्लान के मुताबिक हो रही हैं कि नहीं, वगैरह। तो ओवरऑल मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह चलता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव्स की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब उन ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करने के लिए आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं।
यानी कि KPIs कह लें या मेजर्स कह लें, कोई भी टर्म आप यूज़ कर लें। आइडिया ये है कि मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ चूँकि कंपोनेंट लेवल पे भी होती हैं, कंपोनेंट लेवल पे अगर होती हैं तो उसका इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट लेवल पे पड़ता है और इवेंचुअली बिज़नेस लेवल पे पड़ता है। तो फिर आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं, यानी वो चीज़ें जो आप मेज़र कर रहे होते हैं, जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे अ, यहाँ पे हमने देखा कि मेजरमेंट की लाइन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ऑब्वियसली दे आर रिप्रेजेंटेटिव। डिटेल में बहुत सारे और मेजरमेंट्स भी होती हैं, तो वो मेजरमेंट्स को हम कहते हैं मेंटेनेंस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या मेंटेनेंस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। और ये कंपोनेंट लेवल पे भी होती हैं, ऑब्जेक्ट लेवल पे भी होती हैं, किसी और इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो सकती हैं, और जैसे पीछे हमने देखा स्ट्रेटेजी या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले लिखा हुआ है प्लांट इक्विपमेंट रिलेटेड इंडिकेटर्स। तो इसमें आप बेसिकली अवेलेबिलिटी देखते हैं, आप परफॉर्मेंस देखते हैं, आप क्वालिटी देखते हैं, स्टॉपेजेस देखते हैं, डाउन टाइम देखते हैं, रीवर्क देखते हैं। यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। मेंटेनेंस रिलेटेड इंडिकेटर्स जो हैं वो ज़्यादा डिटेल में होते हैं। चेंज ओवर टाइम्स देख रहे होते हैं आप कि अनप्लान्ड मेंटेनेंस कितनी आ रही है, प्लान्ड कितनी आ रही है, मेंटेनेंस कितनी देर में हो रही है, यानी MTBR MTTF आप यहाँ पे देख रहे होते हैं। फिर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं, इसमें आप मेंटेनेंस कॉस्ट पर पर यूनिट, यानी एक पर्टिकुलर मशीन पे मेंटेनेंस कितनी महंगी या सस्ती पड़ रही है, आपकी एक पर्टिकुलर मशीन जो है वो प्रोडक्शन कितने में कर रही है एक पीस वगैरह। इस तरह फिर कस्टमर रिलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं, क्वालिटी कंप्लेंट्स, लो क्वालिटी रिटर्न्स, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन, नए कितने कस्टमर आए। फिर लर्निंग एंड ग्रोथ के इंडिकेटर्स होते हैं, यानी आप ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी लिए कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे फॉर एग्जांपल नए आइडियाज़ जनरेट होना, मेंटेनेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए लोगों की स्किल या कॉम्पिटेंसी बढ़ना, उनकी ट्रेनिंग होना। इसी तरह सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं, जिनमें आप एक्सीडेंट्स को, इंसिडेंट्स को देखते हैं, लीगल केसेस को देखते हैं वगैरह। और एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन रिलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें आप एब्सेंटीज़म को, कंप्लेंट्स को और रिटेंशन को देखते हैं, यानी आपके एम्प्लॉयज़ छोड़ के तो नहीं जा रहे। दैट इज़ इट। ये इस सेशन का हम Q&A सेशन जल्दी करेंगे। थैंक यू।